नमस्कार दोस्तों, 16 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की सुविधा के लिए हम लगातार हाई स्कूल और इंटर के अध्यापकों से और प्रवक्ताओं से लगातार उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ के बाद आज हम हिंदी विषय पर बात करेंगे, जिसको बच्चे आमतौर पर बहुत ही सरल भाषा समझ करके कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और उसके बाद उसका परिणाम ये होता है कि ज़्यादातर बच्चों को इसमें नंबर कम मिलते हैं। हिंदी की बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता सविता गुप्ता जी राम सेवक यादव फरीदाबाद इंटर कॉलेज से हैं, जो बच्चों को हिंदी के प्रति कैसे उसमें नंबर ज़्यादा लाया जाए और कैसे अच्छा कर सकें एग्जाम में, उसके लिए जानकारी देंगी। नमस्ते। स्वागत है नमस्कार। आपका। सबसे पहले मेरे उन विद्यार्थियों को जो इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको कोटिशा बधाई और शुभकामनाएं कि आपकी वो परीक्षा सफल हो, 100% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो। इसके बाद मैं कहना चाहूँगी हिंदी विषय के बारे में, क्योंकि आपके जो 5 विषय हैं उनमें हिंदी भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। ये हमारी मातृभाषा से संबंधित अवश्य है, लेकिन ये है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। आजकल हम देखते हैं विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी अपना स्थान बना चुकी है। तो इसलिए अगर हम इसको केवल एक विषय के रूप में ही अध्ययन ना करें कि केवल ये एक मात्र विषय है, इसका हमारे जीवन में आगे कोई काम नहीं। बहुधा देखा जाता है कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनकी ये सोच बन जाती है कि इसके बाद मुझे हिंदी नहीं पढ़नी है। अच्छा, ये प्रश्न करना चाहेंगे कि जो है बहुत से बच्चे होते जाते हैं उससे हिंदी को प्रमुखता नहीं देते हैं, इस पर ज़्यादा प्रकाश डालिए। कैसे हिंदी चूँकि वो अपनी मातृभाषा समझते हैं, सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कि बोलना आता है, लिखना आता है। हाँ, बोलना आता है, लिखना आता है, तो मनगढ़ंत कुछ लिख लेंगे और अपने विचार व्यक्त कर लेंगे और वहीं आगे चलकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि जब तक कि विषय का समुचित ज्ञान न हो उस पर उनकी लेखनी आगे बढ़ नहीं सकती। वो अगर कुछ सोच सोच के लिखेंगे, हिंदी ऐसा विषय है काफ़ी लेंदी होता है पेपर। अगर आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं तो 3 घंटे आपके लिए कम पड़ जाएंगे हिंदी में। ये विस्तृत प्रश्न होते हैं इसमें ज़्यादातर। अब तो बहुत प्रारूप बदल गया है, जिसमें कुछ संक्षिप्त प्रश्न आने लगे हैं। नया पैटर्न आया है क्या उस पर? हाँ, नया पैटर्न इधर कुछ सालों में आ गया है। एक समय ऐसा था जब हिंदी के 3 पेपर हुआ करते थे हमारे ज़माने में, फिर वही आगे बढ़ करके 2 पेपर में सम्मिलित हो गया पूरा कोर्स, और उसके बाद अब 1 पेपर मात्र होता है इसका हिंदी का, और 1 पेपर में ही आपका पूरा पाठ्यक्रम समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से जिसको हम 2 बार में विभाजित करके पढ़ा करते थे, अब हमको केवल 1 बार में पूरी विषय सामग्री का अध्ययन करके जाना होता है। और इसमें अगर लापरवाही हुई तो वो हम सब के लिए, भविष्य के लिए। बच्चे सोचते हैं कि हम बाकी इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाकी विषयों में मजबूर करते हैं अपने आप को पढ़ने के लिए, और हिंदी को जो है सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, कर ले जाएंगे। कॉन्फिडेंस जो है बाद में कम, नंबर कम होते हैं हिंदी में ही तो ग्रेड गिर जाती है। हाँ, वो उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि हमारे बच्चे शुरू से ही, जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हों चाहे इंटरमीडिएट के हों, अगर शुरू से ही, सेशन के शुरू से ही वे लग जाएंगे, एक एक पार्ट की जैसे व्याख्या बताई जाएगी उसको समझेंगे, तो आगे चल के देखा जाता है कि बच्चे क्लास में पूरा साल भले ही क्लास अटेंड करें, लेकिन लास्ट में जब रिवीजन होता है तो पाठ के नाम तक नहीं पहचान पाते हैं। अच्छा, इसका कारण पूरा नंबर लाने के लिए इसमें क्या, कैसे तैयारी करें और जो है पूरा साल में कैसे उसका रूटीन बनाएं, उसका कुछ जरा बताइए। देखिए, तैयारी के लिए सबसे पहले तो चूँकि व्याकरण पोर्शन ऐसा होता है, सामान्य हिंदी है वैज्ञानिक वर्ग के लिए, और सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है बहुत इजी है। अगर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें एकदम व्याकरण पर ही अपना अधिकार जमा लें, व्याकरण में पूरे मार्क्स मिलते हैं, कहीं कोई नंबर नहीं कटता है। तो व्याकरण पर पहले फोकस करें, व्याकरण अच्छी तरह से तैयार करें। रस है, छंद है, अलंकार है, और अनेकार्थी शब्द हैं, समोच्चरित शब्द हैं,
मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, ये सब तो उनके सामान्य जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और इनको अगर अच्छी तरह से तैयार करते हैं इनमें पूरे मार्क्स आएंगे। इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 10 नंबर का आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और इतिहास पर फोकस करें, क्योंकि बच्चे अगर फंस जाते हैं तो इतिहास पर फोकस नहीं करते हैं। हिंदी में जो पाठ्यक्रम है और जो इसका एग्जाम जो होता है तो व्यवहारिक भाषा में और एग्जाम की भाषा में अंतर होता है थोड़ा सा, तो उसको कैसे उसमें जो है सजग रहे हैं उसके लिए लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि हिंदी विषय है, इसमें लेख उनका महत्वपूर्ण होता है। अच्छा लेख हो, अच्छी राइटिंग में लिखें और हेडिंग्स डालें, कोटेशन का इस्तेमाल करें, जिससे उनका जो प्रश्न है वो देखने में ही एग्जामिनर को एक नज़र में ये लगे। संदर्भ व्याख्या इतना करके लिखते हैं। अब तो खैर संदर्भ व्याख्या नहीं आती उस तरह से, अब रेखांकित अंश की व्याख्या होती है और गद्य अवतरणों पद्य अवतरणों पर आधारित प्रश्न होते हैं 5, उनको उसी अवतरण से देख करके वो बड़ी सहजता से कर सकते हैं। नया पैटर्न आसान है कि कठिन है पहले से? नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया है। कोर्स भी इधर बीच कोविड के कारण 30% लेस हुआ है, उसका भी उनको बहुत भरपूर फायदा मिल रहा है। बहुत कम पाठ्यक्रम है, अगर चाहें तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करके 100% अंक पा सकते हैं। अब नए पैटर्न में साहित्यिक परिचय लिखना होता है बच्चों को, और साहित्यिक परिचय में भी बच्चे प्रायः ये करते हैं कि जीवन परिचय लिख देते हैं। ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं और जीवन परिचय चूंकि हाई स्कूल में पूछा जाता है, जीवन परिचय इजी होता है, साहित्यिक परिचय थोड़ा उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को, साहित्यिक विशेषताओं को उसमें उजागर करना होता है। इस चीज़ पर न ध्यान देकर के केवल जीवन परिचय को लेते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है 3+2, तो 3 नंबर में उनका साहित्यिक परिचय प्लस रचनाएं। तो और 80 शब्दों में अगर देखा जाए तो उसको कंप्लीट नहीं कर सकते बच्चे, और 80 शब्दों में लिखने को कहा जाता है। तो शब्दों के फेर में ना पढ़ करके आप पूरे विषय को अच्छी तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उसको व्यक्त करने की चेष्टा करें कि उसमें लेखक का पहले अगर आप जीवन परिचय देना चाहते हैं तो ऊपर के मुख्य बिंदु में उनके जीवन संबंधी बिंदु समाहित करें, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखें, फिर कृतियों का उल्लेख करें और कृतियों में मुख्य रूप से उनकी विधाओं पर आधारित जो है रचनाएं दें। पहले विधा में हेडिंग डालें, ये इनके उपन्यास हैं, ये रेखाचित्र है, ये संस्मरण है, ये जीवनी है, ये आत्मकथा है, और इस आधार पर जब रचनाएं लिखेंगे और साहित्य में स्थान देंगे तो उनको 100% लेखक की जो आपका परीक्षक होगा उसकी लेखनी मजबूर हो जाएगी कि इसको 5 में 5 अंक दें। अच्छा, नया पैटर्न ये है क्या, इसके बारे में देखिए, चूँकि अब नए पैटर्न में पूरे 100 नंबर के अंकों को एक साथ समाहित कर लिया गया है। पाठ्यक्रम वही है, लेसन कम नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी संक्षिप्तता आ गई है। तो आपकी व्याकरण संक्षिप्त है क्योंकि वो ज़्यादातर जो है देखेंगे संधियां हैं, बहुविकल्पीय में आ जाती हैं, अनेकार्थी हैं, उसमें केवल शब्द ही लिखने हैं, एक शब्द के 2 अर्थ। समुच्चरित शब्द हैं, उसमें भी विकल्प मिल जाते हैं। लोकोक्तियाँ मुहावरों का इतना बृहद सिलेबस है, लेकिन उसमें भी केवल 2 नंबर की लोकोक्तियाँ मुहावरे एक केवल करना होता है। तो एक तो अगर 3-4 विकल्प हैं आपके पास, इसमें से एक तो बच्चा आसानी से सहजता पूर्वक कर सकता है कि हिंदी में छात्र अटकते कहाँ पर हैं कि जो चीज़ें जहाँ पर अटकते हैं वो कठिन लगती है, तो उससे कैसे निकले, क्या करते हैं बच्चे? मुख्य रूप से अटक जाते हैं तो लेसन को नहीं जब पहचान पाते हैं। अगर किसी भी लेसन की अगर हम साहित्यिक पक्ष पर जाते हैं, व्याकरण को छोड़ देते हैं, तो साहित्यिक पक्ष में लेसन की समरी उनको मालूम होनी चाहिए कि इस लेसन में लेखक ने क्या कहा है पाठ में, यहाँ पर गौर करने का, यहाँ पर गौर, और ये कहाँ से संकलित अंश है। जब उसके बारे में थोड़ी उनको जानकारी होगी तो उसके प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। पहले ये व्याख्या आती थी तो उसमें जो व्याख्या में कभी फुल मार्क्स नहीं मिलते थे, बच्चों को कम मिलते थे, और अब 2-2 नंबर के जब 5 प्रश्न हैं और आप उनको पूर्ण रूप से सही लिख रहे हैं तो आप उसमें 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लेंगे, वो कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी। अब ये नए प्रारूप में इतना कुछ हो गया है कि जैसे प्रायः होता था कि हिंदी विषय में ISC बोर्ड या CBSE बोर्ड में
100 में 100 तक नंबर आ जाते थे, 98 आ जाते थे। यूपी बोर्ड के बच्चे ही पीछे रह जाते थे क्योंकि विस्तृत प्रश्न अधिक होते थे और विस्तृत प्रश्नों में पूरा अंक नहीं मिलता था। लेकिन अब इस प्रकार का पैटर्न बन गया है कि उसमें भी बच्चे पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी अच्छी तैयारी के साथ और अच्छे लेख के अनुसार ही पाएंगे। अच्छा लिखें, अच्छी तरह से क्वेश्चन तैयार करें। बच्चों छात्रों को जो है टिप्स दीजिए कि क्या बोर्ड का एग्जाम कैसे दें, कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि एक ही पेपर है, कैसे कर लें, उसी में पूरा अपना एफर्ट देना है हमको। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम तैयारी कराते हैं, हम लोग अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक हर हालत में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेते हैं और उसके बाद एक लक्ष्य होता है बच्चों को अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराना। 10 इयर्स अनसॉल्व, एक एक क्वेश्चन को जब उसके सॉल्व कर लेते हैं, वो चाहे इतिहास से संबंधित हो, जीवनी से संबंधित हो, व्याकरण के से संबंधित हो, तो प्रायः ये होता है कि अगर उसमें जब 10 साल का बच्चा सॉल्व करता है तो उसमें बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और बच्चे जब कई बार एक ही क्वेश्चन को कर लेंगे तो वो एकदम फिट हो जाता है। उसके अलावा जो है एग्जाम में कैसे कॉपी भरें, कैसे मतलब कौन सा क्वेश्चन पहले करें, क्या है, जैसे कोई होता है कि जो आता है वो पहले कर लो। हाँ, पहले देखिए, सबसे पहले बड़े ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन करें कि कम नंबर वाला क्वेश्चन करें, पहले आना जो आ रहा वही करें, इस पर बताया जाए। पहला क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास का होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुविकल्पी प्रश्न हमेशा एक क्रम में करना चाहिए, उसके क्रम को ना बदलें, वो पूरे अटेम्प्ट करें, एक के साथ सीधे पूरे 10 क्वेश्चन कर लें, का के भी और खा के भी। और उसमें ये होता है कि आप कभी ये पहला अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर दूसरा, तो इस तरह से जो है जो परीक्षक होती है, परीक्षक को दिक्कत हो जाती है चेक करने में, वो एक क्रम बन जाता है और एक क्रम में वो चेक हो जाते हैं, तो कोई क्वेश्चन छूटने भी नहीं पाता है। तो पहले उस प्रश्न को करें, उसके बाद में खंड का में ही सारा आपका गद्य पद्य से संबंधित क्वेश्चन होता है, कहानी होती है और खंड का भी होता है। तो जब खंड का पूरा हो कर लें, उसके बाद खंड खा पे चले जाएं। खंड खा में आपका निबंध है और उसके साथ में आपका प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र। 3 प्रकार के केवल आवेदन पत्र है इनके में, नियुक्ति के लिए और ऋण प्राप्ति के लिए, चाहे उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आपको ऋण की ज़रूरत है या कोई व्यवसाय लगाना है उसके लिए ऋण की ज़रूरत है, किसी बैंक से आवेदन करने के लिए पत्र आता है। और एक कोई समस्या प्रधान पत्र है जो अपने नगर की व्यवस्था को लेकर के नगर अध्यक्ष को दे सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर जिलाधिकारी के नाम पत्र हो सकता है, या फिर संक्रामक रोग फैल गया इसके संबंध में, या बाढ़ की समस्या के संबंध में, कोई भी समस्या प्रधान पत्र आपके पाठ्यक्रम में निहित है जो समस्या प्रधान होगा, वो संपादक के नाम भी आप कर सकते हैं। इस तरह से पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के केवल पत्र हैं, इनके प्रारूप को अच्छी तरह से समझ लें और जो पूछा जाए उसको सटीक उत्तर दें। उसमें भी 6 मार्क्स का ये होता है, फुल मार्क्स पा सकते हैं। और निबंध चूंकि सबसे ज़्यादा नंबर का। अच्छा, हम चाहेंगे कि आपका काफ़ी आपने यूट्यूब चैनल आपका बनाया था कोविड काल में, तो उस पर जरा बता दीजिए कि कैसे है, तो बच्चे देख लेंगे यूट्यूब आपका चैनल सर्च करके, काफ़ी जानकारी उनको मिल जाएगी, सहयोग हो जाएगा काफ़ी। जी सर, मैंने कोविड काल में यूट्यूब चैनल अपना बनाया है, सविता गुप्ता @ से है, और प्रवक्ता राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज, उसमें इंटर और फर्स्ट ईयर कक्षा 11 और कक्षा 12 की काव्य से संबंधित समस्त पाठों की व्याख्याएं हैं और साथ ही संस्कृत के भी पाठों की अनुवाद है। चूँकि संस्कृत में व्याख्या नहीं आती है, बच्चे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। संस्कृत के जो पाठ होते हैं उनमें चाहे गद्य अवतरण हो या श्लोक हो, उन्हें संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। और जैसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी वाक्य का अक्षरशः अनुवाद किया जाता है विभक्ति सहित। और बच्चे अगर उसमें अपने मन से शब्द जोड़ने लगते हैं, उसको व्याख्या करने लगते हैं, तो उसमें उनके नंबर कट जाते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको संस्कृत के जो भी पाठ हैं उनके अगर गद्य अवतरण आते हैं या श्लोक आते हैं तो उनका केवल आपको अनुवाद करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।